अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है गैस लॉज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ये टिक लगाने लगा हूँ। ये गैस लॉज की डेफिनेशन है। बेसिकली गैस लॉज क्या होते हैं? सेट ऑफ द फिजिकल लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस। तो बेसिकली तीन लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन तीन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तो इन तीन लॉज को डिस्कस करने से पहले हम लोग गैसेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, पहली प्रॉपर्टी ये है, जहां मैं टिक करने लगा हूं, पार्टिकल पैकिंग। तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में काफी दूर दूर होंगे। ठीक है। शेप, तो शेप क्या होगी इनकी? जी, शेप ऑफ कंटेनर, गैस को जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी की शेप अख्तियार कर लेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका फिक्स नहीं है। जितना आप इसको वॉल्यूम देंगे गैस को, तो उतना ही वॉल्यूम इसको, उतना ही वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेगा। फ्लूडिटी, बिल्कुल फ्लूट करती है। मोशन, कितने किस्म की मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर? ये मैंने यहाँ पर एब्रीवेशन लिखी हुई है, VRT। इसका मतलब है, वी का मतलब है वाइब्रेटरी, और आर का मतलब है रोटेशनल, और टी का मतलब है ट्रांसलेशनल। तीनों मोशन शो करते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन होती है ये ज्यादा शो करते हैं। फोर्सेस, कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या होती है बच्चों? फोर्सेस होती हैं। बांड नहीं होता, फोर्सेस होती हैं। तो वो फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, और बहुत वीक है। कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी इनकी बहुत थोड़ी है। डिफ्यूजिंग हाई है इनकी। मसलन एक जगह से दूसरी जगह, मसलन अगर एक कमरे के अंदर एक छोटी सी, एक कमरे के अंदर गैस है, तो आप उस कमरे में आप खिड़की खोल दे तो सारी गैस वहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या है? हाई है। मतलब इनकी मोशन क्या होती है? हाई होती है। पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती है? लो होती है। टर्म्स हम गैस के लिए कौन सी यूज करते हैं? डेपोजिशन यूज करते हैं और कंडेंसेशन यूज करते हैं। और टोटल कितने एलिमेंट हैं गैसेस के पीरियड टेबल में? 11 एलिमेंट। उनके नाम मैं बोल देता हूँ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है। ये 11 एलिमेंट है जो गैसेज होती है, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज होगी। अब मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ रहा हूँ जनाब गैस लॉज को डिस्कस करने की तरफ। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो। जोल थॉमसन इफेक्ट भी गैस की प्रॉपर्टी है। सडन एक्सपेंशन काज द कूलिंग। ठीक है। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। लेकिन अब हम गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला कानून है गैस लॉज में, वो है बच्चों बॉयल्स लॉ। ठीक है। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ बहुत सिंपल डेफिनेशन है। बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन। ठीक है। अब मैथ में क्या होता है, जिन चीजों का जिक्र नहीं है या तो वो चीजें कांस्टेंट हैं, और या वो चीजें इस पर डिपेंड ही नहीं करती। वॉल्यूम का प्रेशर से क्या रिलेशन है? इनवर्स। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनवर्स। अब इसमें किस चीज का जिक्र नहीं है? ना टेम्परेचर का इसमें जिक्र है, टेम्परेचर का तो हमने इसमें जिक्र ही नहीं लिया। ठीक हो गया। और ना हमने इसमें तादाद का जिक्र किया कि गैस 1 मोल थी, 2 मोल थी, 3 मोल। तो ये दोनों फैक्टर आपके पास बॉयल्स लॉ में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मजीद हम इसे रीअरेंज करेंगे तो V इज इक्वल टू के डिवाइडेड क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और VP इज इक्वल टू के। अब फिजिकल केमिस्ट्री में इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसे फिजिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं। अगर मैं इसको पढ़ता हूं, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है जो आंसर V1 P1 का है वही आंसर V2 P2 का है। ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। चार वैल्यूज है, तीन वैल्यूज अगर आपको गिवन है, चौथी वैल्यू आप क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। भाई वॉल्यूम की कोई भी वैल्यू हो, प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो, तो आपका आंसर कांस्टेंट होगा। आंसर हमेशा आपका कांस्टेंट ही होगा। ठीक हो गया। अब इसमें ये वाला जो के है, मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये के किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। कांस्टेंट है ना, तो किसी ना किसी चीज पर तो डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस पे। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे। तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब हम आएंगे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। किसकी एक्सप्लेनेशन पे? बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जनाब? ये मेरे पास पहला ग्राफ है, और हम रिलेशन बना रहे हैं जी वॉल्यूम का और किसका? प्रेशर का। इनवर्स रिलेशन है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। पहला ग्राफ ये हो। दूसरा ग्राफ इसका क्या हो? मैं यहां पर एक और ग्राफ बनाता हूं। उस पे मैं कंडीशंस अपनी क्या करने जा रहा हूं बच्चों? चेंज करने जा रहा हूं। यहां अगेन वॉल्यूम, यहां अगेन प्रेशर। तो कंडीशंस क्या बच्चों? ये है 60 डिग्री, और ये है 50 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। ये ग्राफ जाहिर करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप ओरिजिन से दूर जाएंगे। ठीक हो गया। जो तीसरा ग्राफ है वो क्या जाहिर करता है?
तीसरा ग्राफ भी मैं इसी तरीके से दो चीजें लूंगा, ये लें। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है। यहां अगेन वॉल्यूम, यहां अगेन प्रेशर। ठीक हो गया, समझ में आ गई आपको? कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ओरिजिन से दूर जाता हूं, वाल नंबर ऑफ मोल बढ़ाता हूं तो क्या करता हूं, ओरिजिन से दूर जाता हूं। क्लियर हो गया? वॉल्यूम का हमेशा याद रखें, यहां यूनिट लगाना डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर का हमेशा आपने यूनिट यहां पर कौन सा लगाना है, एटमॉस्फेरिक। ठीक हो गया, ये कॉमन होता है। उसके बाद अगले ग्राफ कौन से हैं, जो बॉयल्स लॉ को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते, तो वो मैं बनाता हूं। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है प्रेशर वर्सेस 1 आवर वॉल्यूम। तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। और हम क्या करने जा रहे हैं, 1 आवर वी को एक्स एक्सिस पर लेंगे और प्रेशर को वहां लेंगे, यूनिट अगेन वही होंगे। पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ इसका कौन सा होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर ये 60 टेम्परेचर है, ये 50 है, और ये क्या है, 40 है। क्लियर हो गया? अगर आप टेम्परेचर, तो ये तीनों लाइनें जाहिर करती हैं, आपसे एमसीक्यूज पूछती, ठीक है। उसके बाद अगला, यहां मैं सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का साइन लगा देता हूं। अगला ग्राफ, अगेन मेरे पास यहाँ 3 लाइनें हैं, और वो आपसे पूछ सकता है तो बताएं नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा। तो ये 3 मोल को जाहिर कर रहा है, ये 2 मोल को जाहिर कर रहा है, और ये ग्राफ 1 मोल को जाहिर कर रहा है। ठीक हो गया, दो ग्राफ हो गए। नेक्स्ट हमारा जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, जो आइडियल गैस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, मैं उस तरफ जा रहा हूं। वो ग्राफ ये है, पीवी वर्सेस पी। पीवी वर्सेस वी नहीं हो सकता, उसकी रीजन पढ़ देता हूं मैं। रीजन ये है, द रीजन इज दैट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल आर कांस्टेंट एंड ओनली पॉसिबल वे टू चेंज द वॉल्यूम इज चेंजिंग द प्रेशर, सो दैट्स व्हाई मैं यहां वी नहीं ले सकता। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि टी और एन क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम किन से बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से या नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक हो गया? तो अब इसके भी 3 ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ आपका क्या है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आंसर आएगा। ये हो गया। अगला ग्राफ आपके पास कौन सा होगा, यहाँ पर P, यहाँ पर आपने क्या लेना है, PV, और एक लाइन ये है, और आपसे दोबारा पूछा जाता है एक लाइन ये है। तो ऊपर वाली लाइन जो है वो जाहिर करती है कि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ऊपर वाली लाइन का 100 कर लें, और नीचे वाली लाइन का टेम्परेचर कितना है, 100। तीसरा ग्राफ मैं बना देता हूँ, ये लाइन ऊपर कैसे जाएगी, ओरिजिन से दूर कैसे जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 3 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है। यहाँ पी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, पी भी रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके ग्राफ है बच्चों, ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, इसी से मैं आइडियल बिहेवियर को, गैस की, जो हमारे पास आइडियल गैस होती है वर्सेस जो मेरे पास क्या होती है, सॉरी, रियल गैस, इन दोनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा। बॉयल्स लॉ ने अभी ये कहा है कि अगर यहां प्रेशर रखें और यहां पी वी रखें तो हमें कांस्टेंट आंसर मिलता है, स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा, जो गैसेस आइडियल होंगी वो इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, किसी गैस ने स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं किया। मसलन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं तो उसने भी इस लाइन को फॉलो, आइडियल लाइन को फॉलो नहीं किया। ठीक हो गया? इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो वो थोड़ी सी आइडियल लाइन के क्या थी, पास थी। और अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो उसने भी इसको फॉलो नहीं किया। ठीक हो गया? तो बच्चों, कहने का मकसद यह है, कोई भी गैस ऐसी है ही नहीं जो इस आइडियल लाइन को क्या करे, फॉलो करे। ऐसी है ही नहीं गैस, सारी गैसेस क्या है, रियल गैसेस, आइडियल गैस कोई है ही नहीं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बॉयल्स लॉ से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बच्चों आइडियल गैस होती है, वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेट है, वो कौन सी होती है, आइडियल गैस वो होती है जिसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसका वॉल्यूम जो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है? इसका मतलब है ये ऑक्सीजन गैस है और ये एक ऑक्सीजन गैस है, तो इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कोई फोर्स नहीं है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो ये आइडियल गैस है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है और इनका वॉल्यूम भी होता है जो आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। वो हम वंडरवाल इक्वेशन में पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने सारे ग्राफ आपको इसके क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। क्लियर हो गया? अब मैं बच्चों जा रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये तो हमारे पास बॉयल्स लॉ है। तो यहां हम हेडिंग दे देते हैं चार्ल्स लॉ। ये कहता है जी, वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट तल्लक है। इसमें कांस्टेंट कौन होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, के टी हो गया।
तो V ओवर क्या हो गया T, और आंसर क्या आ गया K। इसका मतलब है रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो V1 डिवाइडेड T1 का जो आंसर होगा हमेशा V2 T2 का भी वही आंसर होगा। यहां से आप न्यूमेरिकल भी अपने हल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चार्ज लॉ होगा। अब इसमें ये वाला जो के है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि के किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि के किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया, और ये यूनिट पर भी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि आप यूनिट कौन सा यूज करते हो, टेम्परेचर का और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक हो गया। अब इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक बता दूं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये असल में केल्विन स्केल है, तो एब्सोल्यूट जीरो बता देता हूँ। टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो, ये बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे थोरेटिकली वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और गैस के मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ना तो -273 पे किसी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, बल्कि -273 पर कोई गैस होती ही नहीं। -273 पर गैस को एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मॉलिक्यूलर मोशन जीरो, मतलब गैस के मॉलिक्यूल हरकत ही नहीं कर रहे, उनकी मोशन ही सीज हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो का फिजिकली यही मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, टेम्परेचर measured टेम्परेचर measured ऑन केल्विन स्केल। ठीक हो गया, टेम्परेचर measured ऑन केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं जीरो केल्विन क्या होता है। जीरो केल्विन क्या होता है, और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ठीक है, जो जीरो केल्विन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मसलन जीरो केल्विन की मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। जीरो ऑन, ये देखे ना, जीरो के, इसे क्या कहा जाता है, इसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। और अगर टेम्परेचर 100 केल्विन है तो इसे मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसे मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलूंगा। लेकिन जीरो केल्विन को मैं क्या बोलता हूं, जीरो वन केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो एज वेल एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो भी बोलता हूं, और इसको मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलता हूं। ये फर्क है इनमें। अगर बाकी यूनिट से इसका कंपैरिजन करवाया जाए तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा, और -459 फॉरेन डिग्री। ठीक है, ये जीरो केल्विन, ये सारे मतलब जीरो केल्विन के ही मतलब है सारे, डिफरेंट स्केल के ऊपर हमने इसकी बात की है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको, इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, और वो जो इक्वेशन इस बंदे ने दी है वो इक्वेशन बड़ी जबरदस्त है। वो है V T = V0R 1 + T/273। और यहाँ पर जो V0R है बच्चों, वो क्या होता है मैं बता दूं। V0R का मतलब है वॉल्यूम एट 0 डिग्री, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टी है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, 0 डिग्री नहीं सेंटीग्रेड स्केल, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, जीरो नहीं सेंटीग्रेड स्केल, वॉल्यूम एट सेंटीग्रेड स्केल। क्लियर हो गया। और हम जानते हैं कि V1 T1 V2 T2 के बराबर तभी होता है जब आप टेम्परेचर का कौन सा स्केल लेते हो, केल्विन। अगर V1 और यहाँ सॉरी T1 है, और V2 और T2 अगर आपने टेम्परेचर ले लिया सेंटीग्रेड स्केल, तो V1 डिवाइडेड T1 बराबर नहीं होगा V2 T2। ठीक है, ये आपने कम से कम याद रखना। इसका जो ग्राफ बनता है, जो थ्रेड, वो एक्स्ट्रा प्लॉट ग्राफ है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा प्लॉट ग्राफ क्या है,
यहाँ पर -273 है, और यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ 20 हो सकता है, यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 40 हो सकता है, इस तरफ वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। और इस तरफ हम, जारी बात है, हम क्या लेंगे, टेम्परेचर, लेकिन किस स्केल कौन सा होगा, केल्विन होगा। तो ये टेम्परेचर है। अब इसका मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ, मैं बच्चों आपके सामने एक और लाइन रखता हूँ, ये ली। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, इसका मतलब है यहां पर 1 मोल है, और जो ऊपर वाली लाइन है उसका मतलब है वहां पर कितने मोल हैं, 2 मोल। ठीक हो गया। अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं इसी के, और आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं 3 लाइनें लगाऊं, एक लाइन, ठीक है, एंड द सेकंड लाइन, एंड थर्ड लाइन, ठीक है। ये क्या है, -270 है, ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने कौन सी गैस ली, आर्गोन। यहां कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। यहां कौन सी गैस ली मैंने, नाइट्रोजन। अब आप देखेंगे जी सारी गैसें डिफरेंट क्यों, इसका मतलब ये है बच्चों कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऑक्सीजन के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आर्गोन जो नोबल गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब हम ये लेते हैं, ठीक है। और जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा है, ये जो जगह ये यहां कट कर रहा है ना, इधर से यहां कट कर रहा है, इसी तरीके से ये यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सी से। कौन सी इक्वेशन में, जब इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, y = mx + c, तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। और मैंने लाइन लगा के आपको सारा क्या कर दिया है, बता दिया। ठीक है। और इसमें m क्या होता है, ये वाला जो m है, ये स्लोप होता है। m क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। इसको भी हम आगे केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, और एक इसमें मैं एवोगैड्रो लॉ को भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। लास्ट हमारे पास जो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द मोल। जितना वॉल्यूम ज्यादा, जितनी तादाद ज्यादा होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मजीद इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V = Kn, तो V/N = K। इसका मतलब है रेशियो ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड नंबर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब जो आंसर V1N1 का है, वही आंसर V2N2 का है। ये इसका मतलब है। अब इसमें जो K है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक हो गया बच्चों। ये इसकी डेफिनेशन। और इसके जो ग्राफ हैं, उसमें क्या लिया जाएगा, यहां हम मोल लेंगे, और यहां हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। और ये मैंने आपके सामने एक लाइन लगा दी, और ये मैंने दो लगाई, सीधी लाइन डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब क्या, यहां पर जो प्रेशर था, वो मैं कह सकता हूं 1 atm था, और यहां पर जो प्रेशर था, वो क्या था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से इसका एक और ग्राफ है, उसमें भी दो लाइनें लगाऊंगा। और यहां पर क्या होगा मेरे पास, एक्स एक्सिस पर मोल, और यहां पर क्या होगा मेरे पास, वॉल्यूम होगा। यूनिट भी लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाली लाइन क्या जाहिर करती है, कि टेम्परेचर जो है सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पर टेम्परेचर T2 क्या हो सकता है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और ठीक, क्लियर होगी बात सारी से, T1 बोलूंगा। तो इसके दो ही ग्राफ हैं, ठीक है। और आखिर पे जाते मैं आपको स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री बता देता हूँ। पहला तो मेरे पास जो स्केल है, वो इंटर कन्वर्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फ़ारेनहाइट में, तो उसका फॉर्मूला 5/9 होता है। और यहां हम लगा देते हैं F - 32, ठीक हो गया। और इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर हमने इस तरह फ़ारेनहाइट में करना है, तो यहाँ हम F कर देंगे, उसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो हो जाएगा जनाब 95, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, C + 32 हो जाएगा, ठीक है। 95 कर देंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, C + 32। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं होगी, ठीक है। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ आपके सामने, कि फ़ारेनहाइट को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने इसको कन्वर्ट भी कर दिया सारा टेम्परेचर को, ठीक हो गया। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको पता कितना होता है, वो तकरीबन होता है जी 37, और कैलोरी में वो 310 होगा, और फ़ारेनहाइट में वो 98 फ़ारेनहाइट होगा। ये ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको देख लीजिएगा, बाकी मजीद इंशाल्लाह आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन, तो वंडरवाल इक्वेशन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। खुदा हाफिज बच्चों। ओके भाई, ये मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ।